नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत के रिश्ते बचाने वाले शो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बिखरते, बदलते और कलंकित होते रिश्तों की। हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे समाज में रिश्तों को लेकर नैतिकता खत्म सी होती जा रही है। रिश्तों की जो पवित्र डोर पहले देखने को मिलती थी, अब वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, या ये कहिए कि कमजोर होकर टूट चुकी है। संबंधों की जो भी एक सीमा कभी हुआ करती थी, अब रिश्तों की वो दहलीज पार होती जा रही। शादीशुदा जिंदगी में लव अफेयर और कत्ल एक आम सी बात हो गई। कई एग्जाम्पल्स हाल के दिनों में आपके सामने आ चुके हैं, फिर वो चाहे बदायूं का मामला हो, मेरठ का हो, अलीगढ़ का हो, भिवानी का हो। शहर बदलते जाइए, कहानी आपको रिश्तों को शर्मसार करने वाली, रिश्तों को कलंकित करने वाली एक जैसी दिखाई है। इन्हें रोकने का एकमात्र विकल्प जो है वो कानून का है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको टूटते रिश्तों की कुछ केस स्टडी बता देते हैं। एक एक करके जानिए कहां क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेरठ में कैसे पत्नी ने बेवफाई की। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और ये केस स्टडी आपको बिल्कुल मन में क्लियर कर देगी कि हो क्या रहा है हमारे समाज में। केस स्टडी नंबर 1 आप यहां पर बिग वॉल पर देखेंगे। मेरठ की यह कहानी, हाल फिलहाल की यह कहानी है और इन कहानियों में आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। मेरठ में पत्नी की बेवफाई, मुस्कान ने वो के चलते, यानी कि किसी तीसरे के चलते अपने पति का कत्ल कर दिया। पति को टुकड़ों में काटकर उसने नीले ड्रम में चुनवा दिया था। भूलिए मत, अभी कुछ दिन पहले की घटना। पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसके चलते उसने ऐसा किया। यह मेरठ की कहानी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि मेरठ में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो रिश्तों को शर्मसार करती हैं। अगली केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी नंबर 2, प्लीज जल्दी से इसको स्क्रीन पर लाइए। केस स्टडी नंबर 2, पति के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान कैसे बना। मेरठ में पत्नी ने दरअसल पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दिखाने की कोशिश ये थी कि इसे सांप ने काटा है, उसकी बॉडी को 10 बार सांप से कटवाया गया। यह कहानी है मेरठ की। स्नैक बाइट से मौत दिखाने की कोशिश थी पत्नी की, बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। इसके बावजूद वो पकड़ी गई। बॉयफ्रेंड के साथ उसने पूरी साजिश रची थी। केस स्टडी नंबर 3, पत्नी के 4 अफेयर की बात खुद पति कह रहा है। मेरठ में पति ने अपनी पत्नी की इसकी बाकायदा शिकायत करवाई। पीड़ित पति इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचा, कुछ सबूत दिए, कहा कि कार्रवाई कीजिए। और यह कार्रवाई होने की मांग को लेकर वो लगातार सवाल उठाता रहा। और अब सवाल वही है कि क्या कानून बनने की जरूरत है। ये केस स्टडी नंबर 3 आप देख रहे हैं। इस तरह के कई और किस्से कहानी है। केस स्टडी नंबर 4, सास दामाद के साथ फरार हो गए। अलीगढ़ में सास का होने वाला दामाद अपनी सास के साथ ही अफेयर कर बैठा। उसके बाद ये दोनों शादी के लिए भाग गए। तो ये शहर बदलते जाइए लेकिन किस्से कहानियां एक जैसी हैं। तो आज के समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह कि पहले के समय में लोग लाज की बातें करते थे, आज वो कहां चला गया है। क्या कानून के जरिए ये सब कुछ ठीक होगा? अब मैं आपको एडल्ट्री कानून के बारे में बताता हूं। ये धारा 497 ये कैसे कुछ चीजों पर रोकथाम करती थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शादीशुदा महिला से संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान था इस एक्ट में। महिला का पति इस पर केस दर्ज करवा सकता था। शादीशुदा पुरुष का दूसरी महिला से संबंध था तो पीड़ित पत्नी को पति पर केस करने का अधिकार था। आरोपी पर आईपीसी की धारा 497 लगती थी। धारा 497 के तहत एडल्ट्री क्राइम माना जाता था। आरोपी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी था। आरोपी पर जुर्माना भी लगता था। 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान था इसमें। आरोपी महिला के खिलाफ केस नहीं हो सकता था, यह इसके एक बहुत बड़ा पहलू था। आरोपी महिला को सजा देने का प्रावधान भी इसमें नहीं था, जिसके चलते कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया था। ऐसे मामलों में सिर्फ पुरुष को ही अपराधी माना जाता था। साल 1860 में आईपीसी की धारा 497 बनाई गई थी और इसका मकसद यह था कि ये अडल्ट्री जो हो रही है इसे पूरी तरह से रोका जाए। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस कानून को कब और किसने खत्म किया। मतलब इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा कई बार खटखटाया गया और फिर उसके बाद आखिरकार इसे खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी मैं आपको बताता हूं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द किया था। तत्कालीन सीजीआई ने कानून को असंवैधानिक करार दिया था। 2018 में दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस मामले को सुना। जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर यह फैसला आया था कि यह एडल्ट्री कानून एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2018 से पहले आईपीसी की धारा 497 दंडनीय अपराध था। कोर्ट ने कहा था कि शादी में पति पत्नी का मालिक नहीं होता। कोर्ट ने कहा था कि धारा महिला को पति की संपत्ति की तरह पेश करता है।
हालांकि कोर्ट ने एडल्ट्री को तलाक के लिए भी आगे का आधार माना था, लेकिन यह खत्म हो चुका है। मतलब ये जो 497 कानून था ये खत्म हो चुका है। तो क्या आज जब हमारे समाज में सामाजिक ताना बाना जब हिलता हुआ दिख रहा है, तो क्या इस तरह के कानून की जरूरत है? मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवाऊं। हमारे साथ एडवोकेट साक्षी मिश्रा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रज्ञा भूषण है जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। हमारे साथ एडवोकेट राधिका विश्वजीत दुबे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। इस तरफ मेरे साथ एडवोकेट डीके पाठक हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जुड़ गए हैं और कुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी वकीलों के पैनल का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत साक्षी मिश्रा जी आप ही से करता हूं। तो आज देश में मैम क्या इस चीज की जरूरत आ गई है कि बेवफाई को लेकर भी कानून बन जाए? देखिए, मेरा पर्सनल मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, तब आई एम श्योर कि उसके पीछे जजेस ने बहुत रिसर्च एंड बहुत आई एम श्योर काफ़ी दिमाग लगाकर ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। एंड उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के दो कारण थे सबसे बड़े। पहला ये कि वो सेक्शन सिर्फ वो सेक्शन कहता था कि जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है एक मैरिड वुमन का, उसको सजा मिलेगी बिकॉज ही इज हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड वुमन विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उसमें हस्बैंड का कंसेंट हो तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना जायज है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, क्योंकि वो सेक्शन एक तो एक मैरिड हस्बैंड को सारी पावर दे देता था ऑफ गिविंग एंड नॉट गिविंग द कंसेंट टू हिज वाइफ फॉर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड सेकेंडली वो सेक्शन सिर्फ द सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को सजा देता है। व्हाट अबाउट अ सिचुएशन जहां पे द हस्बैंड इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनकी वाइफ का कंसेंट नहीं है? और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की कई सारी टिप्पणियां थी, उसमें यह भी कहा गया कि जो पत्नी होती है उसका मालिक नहीं होता पति। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद की एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी में इस बात को रिव्यू किया गया कि क्या वाकई इस तरह के कानून की जरूरत है। इसकी जो एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी वो ये कि एडल्ट्री को अपराध माना जाए। मतलब क्या कि सरकार भी इसको लेकर कदम उठा सकती है? क्या कानूनी तौर पर इसे रोका जा सकता है? मेरे साथ कई दूसरे मेहमान भी है। मैं डीके पाठक सर आपसे समझता हूं, ये मतलब अगर जो फ्लॉज थे वो फ्लॉज को लेकर तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, ये अब कानून है ही नहीं, लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी हो गया क्या कि इस तरह का कानून आए ताकि बेवफाई रुक पाए? देखिए, कानून तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की डेट में आना चाहिए। और मुझे लगता है 497 या कोई और भी कानून बनता है तो ये जो क्राइम हो रहे हैं इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ये एक नशा है और बहुत बड़ा नशा है। नशा का मतलब ये कि पूरे देश में, मैं उन सारी औरतों को नहीं बोल रहा हूँ, ना ही सारे पुरुषों को बोल रहा हूँ, जैसे शराब की लत लगती है ऐसे ही इन कुछ लोगों को, मतलब एक दो लोगों को ये एक एक्सीडेंट माना जा रहा है। औरतों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्सीडेंट माना जाएगा तो वो लत लग जाती है। ठीक है, हर चीज की। इसमें आज जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफॉर्म जेंडर कोड की इक्वालिटी, पावर ऑफ इक्वालिटी जो हम बात करते हैं, जिसका साक्षी मिश्रा जी भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, पावर ऑफ इक्वालिटी का मतलब यूनिफॉर्म जेंडर कोड ये बनाना चाहिए सरकार को और इस पे सोचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब मैं एक रिपोर्ट दिखानी है अपने दर्शकों को, उस पर जाऊं। एक बहुत छोटा सा सवाल कुछ जी मैं आपसे समझता हूं कि फिर तकरीबन हर क्राइम के लिए तो कोई ना कोई कानून बना हुआ है, क्राइम तो रुकते नहीं है। देखिए, तो क्या इस पर कानून बन जाएगा तो ये रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा। देखिए, ये आज से पहले भी क्राइम होते थे, 497 जब था तब भी होते थे, आज नहीं भी है तब भी हो रहे हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि 497 में जब अडल्ट्री की बात होती है तो अडल्ट्री का जो पार्ट है वो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, जो सिविल आपका दावा है अडल्ट्री का, आप अपना सिविल दावे में डाल सकते हैं, जिसके अंदर फैमिली कोर्ट में आप कह सकते हैं कि भाई मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड एक अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है, तो वो प्रूव करने के लिए आपके पास ऑलरेडी वो है। तो क्रिमिनलाइजेशन करने से क्या होगा कि क्रिमिनलाइजेशन जो उस पर्टिकुलर एक्ट में था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट थी। तो जब सब जजेस ने बैठ के इस जजमेंट को इस कानून को रिव्यू करा कि ये हमारे संविधान से मिलता जुलता, हमारे संविधान की कोई वायलेशन तो नहीं करता हमारी फंडामेंटल राइट्स को, तो जो एक आदमी को ही सजा देने का हक माना गया, औरत को इनोसेंट माना गया और औरत को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया, विच वाज वेरी रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को क्वश कर दिया।
तो अब वो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ये सब करने से पहले आप अपना सिविल रेमेडी आप ले सकते हैं अडल्ट्री का, सिविल केसेस में उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जो क्राइम होता है, क्राइम जो होता है वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, 3 सेकंड का होता है, 4 सेकंड का होता है। तो हर चीज को एक लव एंगल से जोड़ देना, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे भाई। लेकिन सर मैं इस बात से पूरा सहमत हूं, लेकिन हमारे साथ दर्शक भी हैं सर, और अभी जो सबसे बेहतर केस वो समझते हैं वो नीले ड्रम का केस समझते हैं। नीले ड्रम में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखता है, क्योंकि ये हीट ऑफ द मोमेंट पर नहीं था, पति विदेश में रहता था, विदेश में वो रहता था, अपनी पत्नी को पैसे भेजता था, लेकिन अफेयर कहीं और चल रहा था, और फिर जब अलग होना था अपने पति से तो उसको बकायदा काट कर ड्रम में भर के चुनवा दिया गया। देखिए, समाज बनता है आपसे हमसे, कानून के जानकार तो आपको कानूनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप हम क्या सोचते हैं? मुंबई के लोगों को जरा सुनिए कि वो एडल्ट्री कानून को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करना पड़ेगा वापस कानून इसको, अभी तो सब जगह यही चालू है, एक्स्ट्रा मटेरियल अपडेट लिए, तो इसके लिए कुछ कड़क कानून लाना पड़ेगा जिसे इसके ऊपर रोक लगा सके। जरूर इसके ऊपर विचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे रिलेशन मेंटेन रखना मतलब हर एक चीज में, और लोगों को एक दूसरे को ना शक की नजर से देख रहे हैं कि इसके साथ अफेयर तो नहीं है, इसके साथ अफेयर तो नहीं है, क्योंकि अभी कानून ने तो ये किया है कि एक अफेयर आप मतलब कानून ने एक ही है, गुनाह नहीं है वो, लेकिन उससे बहुत सारे फैमिलीज में डिवोर्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं कि लोगों में आज एक शादी हुई, आज हम लोग फोटोग्राफर है, आज देख रहे कि एक शादी खत्म हो गई कि हम लोग एल्बम के लिए ये करते कि हाँ एल्बम बनाना है सर, ये करना है, 6 महीने बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग को डिवोर्स हो गया, हम लोग को एल्बम की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी चीज हो रही है कि, और अभी तक हम लोग ने 4-5 केसेस हम लोगों ने देखे हैं, और ये 3-4 सालों में हम लोगों ने देखा है। ये जो हो रहा है इसके ऊपर सरकार ने कुछ विचार करके इसके ऊपर कुछ कानून बनाना चाहिए, इसलिए ताकि समाज व्यवस्था अच्छी रहे, पहली जैसी समाज व्यवस्था अच्छी रहे। मतलब लोग खुद कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हतप्रभ है लोग कि ये कैसे हो सकता है। मतलब वो घटना सोचिए ना कि समधी और समधन साथ भाग गए, अब देखिए कि सास दामाद के साथ भाग गए, तो इस तरह की भी घटना सामने आ रही है। तो क्या वो डर, मैं राधिका जी आपसे समझता हूं, तो क्या वो डर रहेगा तो कानून मतलब डर रहेगा तो लोग बच जाएंगे, मतलब सास कम से कम अपने दामाद के साथ अफेयर नहीं करेगी। देखिए, आपने जो ये टॉपिक उठाया है इसमें डिबेट है ट्रेडिशन वर्सेस लॉ वर्सेस मोरालिटी वर्सेस इंडिविजुअल चॉइसेस, राइट। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस इज द टॉपिक ऑफ योर सेशन टुडे, रिश्ते कौन बनाता है? रिश्ते जो उस शादी में है वो बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो शादी कैसे निभा रहे हैं। अगर आप शादी में हैं तो क्योंकि ये पवित्र बंधन है, क्या आप समझते हैं और उसकी मान्यता को समझते हैं? अगर आप उसकी मान्यता को नहीं समझते हैं तो आप कानून बना लें, ना बनाएं, जिसने, और दूसरी साथ में लिंक बात यह है कि जिसकी मानसिक प्रवृत्ति एक क्रिमिनल की है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैम, एक पॉइंट आपने कहा कि ये इंडिविजुअलिटी की बात है, इंडिविजुअल चॉइस की बात है, बट जी, ये इंडिविजुअल, आप वो रिश्ता देखिए ना कि जिसमें समधी मतलब दामाद और सास भाग गए, जी, तो बेटी आज तक रो रही है कि मेरा घर तोड़ दिया। आई एम कम्प्लीटली विद यू। आप सोचिए तो वो कैसी सास है और वो कैसी मतलब ये सब मानसिकता की बात है। आप मानसिकता जब तक चेंज नहीं, आप, इट्स अ सोशल चेंज। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री आज की डेट में एक सोशल चेंज से गुजर रही है, ना ही शादियां वैसे हैं जैसे होती थी। तो होता क्या है कि जब लोग मानते नहीं है, प्रज्ञा भूषण मैम, लोग मानते नहीं तो फिर कानून का हंटर चलाना पड़ता है, तो यही सही समय है कि अब हंटर वो चलाया जाए। देखिए, लॉ में कहा जाता है कि कानून न्याय होते हुए सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो समाज पे उसका असर क्या पड़ रहा है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एक लेवल पे लेके चलें कि जब ये 497 सेक्शन था, एग्जिस्ट करता था, तब भी कानून क्या था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटरकोर्स स्पेशली जो उसमें वर्ड यूज था, उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल तब भी था और आज भी है, क्योंकि बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरास या विटनेसेस नहीं होते। तो ये तभी यूज हो पाता था जब जो महिला है वो इसको यूज कर पाए।
तो यानी कि इसका मिसयूज होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा थे जितना इसके यूज होने के, क्योंकि पति अपने आप से तब तक केस नहीं कर सकता था जब तक महिला साथ में ये ना कहे कि हाँ मेरे शादीशुदा होने के बावजूद फला फला व्यक्ति ने मेरे साथ। मैम मुझे ये बताइए, हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनके पास भी जाऊं। मैम बस 1 मिनट में आया मैं आपके पास, होना क्या चाहिए एक लाइन में मैम? देखिए होना ये चाहिए, जैसे कि और भी पैनलिस्ट ने कहा कि पहली चीज की तलवार सिर्फ पति के हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। या तो दोनों को राइट्स मिलते, जहां पति के अफेयर्स किसी दोनों को राइट्स मिले तो कानून की जरूरत है। अगर दोनों को राइट्स हैं ही और दोनों एक दूसरे के साथ हैं ही, तो मोरालिटी को एनफोर्स करने के लिए कानून नहीं चाहिए, फिर तो मोरालिटी अपने आप में ही काफी है। ठीक है, मैं रुद्र विक्रम सिंह सर के पास जाऊं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैम आप बहुत देर से कहना चाहिए, बताइए क्या कह रहे हैं? पहले ही भी ये सब होता था, लेकिन महिला के साथ होता था वो झेलती थी। आज जब वाइस वर्सा हो रहा है तो बवंडर उठा है। अब आवश्यकता है कानून बने, लेकिन इंसाफ के तराजू पर एक तरफ नोट ना हो, दोनों तरफ न्याय हो। बहुत बढ़िया बात कही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रही है महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। आपको लगता है महिला पुरुष सबके लिए अधिकार हो? बराबर अधिकार दोनों को बराबर होना चाहिए और कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, पैसे का डिमांड न होना चाहिए। यंग जनरेशन है भाई, आगे आने वाले समय में क्या चाहते हैं आप? क्या हो, कानून बन जाए, कोई बेवफाई ना करे? नहीं सर, कानून बनना बहुत जरूरी है। सर एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिला आयोग बना हुआ है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। और जिस तरीके से महिला शादी करने के बाद बोलती है कि भैया अब हम नहीं रहना चाहते हैं और हमें जो है अब वो कर दीजिए, पैसे दे दीजिए, हमें अलग, मतलब उस पे भी होना चाहिए। आप बताइए। लॉ की बात तो होती रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब बात होती है तो उसमें एक मुद्दा आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अब क्या मिलजुल के जो परिवार रहा करते थे हमेशा, वो क्या अब पति पत्नी को लेकर के, जैसे यूएसए में रह रहा है तो उसको वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसका अफेयर किसी और। ये सारे कंसर्न अपनी जगह। मैम आप कुछ कहना चाह रही, जल्दी से मैम जी। आजकल मर्द इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास समय ही नहीं है अपनी वाइफ के लिए। और वाइफ जो है, बेवफाई विकल्प कहाँ हो सकता है मैम? एक मिनट, अब वो औरत सोचती है कि मेरा भी तो हक है ना। पहले ऐसा नहीं था, औरतें अपने बच्चों में इन्वॉल्व होती थी, घर गृहस्थी में इन्वॉल्व होती थी। आप जो कह रही है सिर्फ कानून बनना जरूरी नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी समझना होगा खामियां का। मैम जल्दी से बताइए प्लीज। ये कानून तो पहले भी था, लेकिन जो बेवफा होता है, नैतिक रूप से जिसका पतन होता है, वो वैसा ही रहेगा, उस पर कानून का कोई असर नहीं होता और कानून बनने का कोई फायदा नहीं है। जो उसके साथ भी बेवफाई हो रही है, जो कर रहा है, जिसके साथ हो रही है, उसको थूक देना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन नैतिकता के आधार पे लोगों को भी समझना होगा कि सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होगा। के पास आऊं उससे पहले गाजियाबाद की बेवफाई की एक स्टोरी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। के पास आऊं उससे पहले गाजियाबाद की बेवफाई की एक स्टोरी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक बार फिर से इंटरनेट पर यह वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है, जब करवा चौथ के दिन गाजियाबाद में एक शख्स को पत्नी के गुस्से का शिकार होना पड़ गया था। दरअसल ये शख्स अपनी पत्नी के बजाय गर्लफ्रेंड को लेकर शॉपिंग कर रहा था। अचानक उसकी पत्नी उसी बाजार में शॉपिंग करने के लिए पहुंच गई। पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ बाजार में घूमते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया और सरेआम पति की जमकर पिटाई कर दी। इंटरनेट पर यह वीडियो भी काफी शेयर किया जा रहा है। एक और घटना आपने देख लिया, बेवफाई पति करे पत्नी करे, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। खैर लोग मजाक भी काफी बनाते हैं। अब लखनऊ के लोगों को सुना देते हैं कि कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, जरा देखिए। धारा 497 को उसका दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए उसको खत्म किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका दुरुपयोग खत्म होने के वजह से अत्याचार बढ़े। अब उसके दुरुपयोग को खत्म होने की वजह से अब पुरुषों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कानून को फिर से बहाल किया जाए और पुरुषों की एक स्पेशल टास्क बनाई जाए। इसलिए ये ड्रम वाला सिस्टम अब खत्म होना चाहिए। अत्याचार दोनों तरफ से ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें हम लोग की भी सुनी जाए। तो वकीलों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और कानूनी तौर पर विकल्प क्या हो सकते हैं, क्या कानूनी एकमात्र रास्ता हो सकता है, इस पर बातचीत करें। रुद्र विक्रम सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सर अब सिर्फ कानूनी तौर पर रुकेगा, इस पर तो मुझे लगता नहीं कि सभी लोग सहमत हैं। एक सामाजिक तौर पर भी जागृति जरूरी है, लेकिन क्या वो डर वाला फैक्टर वो जागृति को और ज्यादा मजबूत कर सकता है? और चूंकि पहले वाले कानून में फ्लॉज थे, कई सारे क्लॉज थे जिस पर लोगों को आपत्तियां थी,
क्या उसका डर भी लोगों को रोक रहा है कि नहीं नहीं कानून नहीं बनना चाहिए? देखिए हमारे वेदों में कहा गया कि दंड शास्त्री प्रजा, तो अगर प्रजा को शासन करना है तो दंड की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है, और दंड विधान इसीलिए हमारे वेदों के काल से है और अभी भी दंड व्यवस्था थी। और एक बात मैं आपको बहुत बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को भी कि 497 हटा कैसे। जी, जोसेफ शाइन कौन था जिसने ये पिटीशन डाली? वो इस देश का व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल। उसको क्या मतलब था कि हमारे देश की संस्कृति में क्या हो रहा है, हमारे देश के कानून में क्या हो रहा है। मैं किरण रिजिजू साहब जब लॉ मिनिस्टर थे उनकी बड़ी मैं प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। एक बात वो बड़े कहते थे कि जब जजेस अपनी गद्दी पर बैठते तो अपनी जो विदेशी मानसिकता है उसको छोड़कर यहाँ बैठना चाहिए। इस देश में जो संस्कृति है, इस देश की जो कानून व्यवस्था, उसको सोचकर कानून बनाना चाहिए, उसको देखकर फैसले देने चाहिए। तो किरण रिजिजू साहब अब लॉ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी बात ये मुझे हमेशा वो होती है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ विदेशी मानसिकता के जजेस हमारे कोर्ट्स में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये कानून को हटाया गया। इस कानून में मैं मानता हूं कि फ्लॉज थे, इस कानून में ऐसा था ये और इस कानून के बारे में मैं बताऊं, थोड़ा सा लोगों ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये कानून ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला से उसके पति के कंसेंट के विदाउट अगर सेक्सुअल रिलेशन करता है, ये पूरा कानून था। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक कंसेंट वाला क्लॉज जो था वो गड़बड़ था। मैं अपने दर्शकों को एक आसान शब्द में समझा देता हूं। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए था। इसमें इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों तरफ से हो। इसको और अच्छा करने की इसको हटाना बहुत बड़ी मूर्खता थी, मैं कहता हूं। अच्छा ठीक है, प्रज्ञा मैम जल्दी से प्लीज। जी बिल्कुल, कानून में एक मेंस रिया जो चीज है, यानी कि मोटिव आपका किसी भी क्राइम को करते वक्त क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। जो आज के हम जो भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, चाहे वो नीले ड्रम वाला एग्जाम्पल हो या आगरा का एग्जाम्पल हो, तो वहां पे आप ये क्या देख रहे हैं कि अब आज का अगर हम कानून की बात करें, एडल्ट्री हट चुकी है, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप्स लीगली अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला या पुरुष का किसी और से अफेयर है, तो वो बड़े आराम से बिना किसी डर के कहीं और जाकर के किसी और घर में अपने प्रेमी के साथ रह सकती हैं। पर वो ये करने के बजाय अगर पति का मर्डर कर रही हैं या कोई पति अपनी पत्नी का मर्डर कर रहा है, तो उसके पीछे मंशा क्या है ये जानना जरूरी है। तो 5 साल की सजा से वो नहीं डर रहा है, क्योंकि मर्डर करने में तो जिंदगी भर की उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। नहीं, तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हमारा समाज इसका एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है पत्नी ये सोच रही है कि अगर ये मर गए और फिर भी मरने के बाद लोगों को ये समझ में आता रहा कि ये मेरे ही पति थे, तो प्रॉपर्टी में भी मुझे हिस्सा मिलेगा, तो उनके इंश्योरेंसेस में भी मुझे हिस्सा मिलेगा, उनकी पेंशन भी मुझे मिलेगी। सेम वाइस वर्सा पुरुष के साथ भी अप्लाई होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये रीजन होती है किसी भी क्राइम को करने के लिए, ना कि सिर्फ वो एक 5 साल की सजा जो है। लेकिन अगर कुछ केस स्टडी को समझे पाठक सर, तो अभी मेरठ वाले मामले में जिसमें नीले ड्रम में पैक कर दिया अपने पति को, मुस्कान नाम की लड़की ने, वो चाहती तो अपने पति को तलाक दे देती और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती थी, उसने मारना मुनासिब समझा। इसलिए क्या तो उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि तलाक को लेकर एक समाज का डर, संपत्ति वाला एक फैक्टर, या तलाक की जटिलता भी एक वजह है जिसके चलते लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, खत्म ही कर दो, यही एक विकल्प हो सकता है। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि उसका पति बाहर रहता था जी, और बाहर रहने की वजह से यहाँ पे उसको नशे करने की आदत लग गई थी, और वो जो नशा था वो बहुत चरम सीमा को पार कर गया था, ये समझिए। अब उसको ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने जो प्रेमी था उससे मिलती थी। अब उसको यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि जब वो आएगा फिर मुझे क्या कहेगा, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और उसको सबसे बड़ी बात थी कि उसको हीरोइन बनना था, उसके सपने बहुत हाई हो गए थे, और जब किसी के सपने बहुत बड़े हो जाते हैं उसका लेवल नहीं होता है कि उसको हम अचीव कर पाएं, तो वो क्या होता है कि जो पैसा खर्च करता है या उसको जो लालच देता है कि मैं तुम्हारे साथ में ये करूंगा या पैसा लगा सकता हूँ, ये सारी चीजें, तो इसीलिए वो धीरे धीरे नशा करने के साथ साथ उसके साथ में वो अटैचमेंट उसका इतना बढ़ गया कि उसको ऐसा लगा कि अब हमारा पति आएगा तो फिर हम एक साथ में नहीं रह सकते। इसी वजह से और सारी प्रॉब्लम्स ये है कि कानून होता तो ये नहीं करता। कानून पे या फिर जैसे मैडम ने कहा, कानून का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई पूरा जीवन हमें जेल में रहना है, तब भी नहीं डर लग रहा है। तो अभी यहाँ कैसे डर लगेगा? अब यहाँ पे ये है कि उसका मर्डर क्यों हुआ, ये सोचिए कि मर्डर क्यों करते हैं।
ये इस पे हम आ रहे हैं। तो उसका जो था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है या हीरोइन बनना है या जो भी, तो उसका सपोर्ट मिला उसके प्रेमी का। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब वो वापस आया तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको हमें मार देना है। अब प्लान क्यों बनाया? क्योंकि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है और जो मूवीज वगैरह हैं या वेब सीरीज अगर देखी जाए जैसे दिलरुबा जैसी, कि उसमें पति को मारते कैसे हैं, तो ये उससे प्रेरणा भी मिलता है ऐसे लोगों को। इसलिए ये सारी चीजें इसीलिए आप पूरा सोशल फैब्रिक जो है इन्वॉल्व है एक क्राइम को करने के लिए, सिर्फ एक कानून को हम सही या गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है सुश्री मैम, मैं आपको इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करता हूं कि फिर सर कह रहे हैं कि भाई मुस्कान के साथ ये परेशानी थी, पति रहता था दूर, नशे की लत लग गई थी, लेकिन फिर सास को क्या हुआ था कि वो तो दामाद के साथ निकल, शादी से 10 दिन पहले दामाद के साथ निकल गई। इसमें पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपके पास, वो कह रही थी 20 साल तक मेरे पति ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे वैसे उसके पैदा हो गए, वो अलग की बात है, ध्यान तो दिया ही होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, कुछ सारी महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1-2 की बात कर रहा हूँ जिसको एक्सीडेंटली मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, क्या होता है कि ये एक इंसान खुद अलग तरीके से ही होता है, उसको अलग अलग चॉइसेस चाहिए। पाठक सर एक मिनट समझ लेते हैं। बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर लॉ होता तो लोग ऐसा नहीं करते, अगर लॉ होता तो लोग वैसा नहीं करते, तो मर्डर के अगेंस्ट तो लॉ है, फिर भी लोग मर्डर करते हैं। चोरी चकारी के अगेंस्ट लॉ है, फिर भी लोग चोरी करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द लॉ, इट इज अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ दैट लॉ। लोगों में लॉ को लेकर, एनफोर्समेंट को लेकर जो डर होना चाहिए वो कम हो गया है। आई एम शॉक्ड कि इट इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि लोग एक डिवोर्स प्रोसीडिंग में जाने से बजाय मर्डर ट्रायल फेस करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। वो वहां पे जो युवा बैठे हुए थे उन्होंने एक पॉइंट और रेज किया था, वो ये कहा था कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो वुमन को एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं। या आई एम श्योर देयर आर सर्टेन लॉज जो बड़ा एग्जांपल है। हां जी, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर वो आज के समय में अगर जो पुरुष है वो इतना ज्यादा दब रहा है, तो क्या उसकी वजह ये भी नहीं है कि कुछ लॉज ऐसे हैं या कुछ पावर ऐसे महिलाओं को दे दिए गए जिसके चलते उनको दबना पड़ रहा है? एक बात मैं कहना चाहूँ, किसी मैडम ने बोला था कि तलवार एक ही को मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यूज दिस एज अ शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड। तो तलवार वाली जब तक मानसिकता रहेगी, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तलवार वाली मानसिकता जब तक रहेगी, शील्ड वाली मानसिकता रखिए कि ये कानून हमें शील्ड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, और तलवार के लिए नहीं कि तलवार लेके काटना है दूसरे को। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक। जस्टिस एफ नरीमन ने वो जो मामला था सेक्शन 497 को लेकर, उन्होंने कहा था कि तलाक के लिए कानून नहीं है, इसलिए हमें 497 इंप्लीमेंट करना पड़ा। अब तलाक के लिए कानून है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उस तरह की जटिलताएं भी आज के समय में लोगों को रोक रही हैं? देयरफॉर बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आज की डेट में अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो उसमें कठिनाइयां हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है जिसमें टाइम लगता है, बट वो एक बात है। पॉइंट है कि आप इसको क्राइम से लिंक करें, देन इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। मतलब आप दोनों चीजों को लिंक नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। आप मुझे बताइए, शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, शादी परिवार साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं आगे। आप मुझे बताइए, ऐसा काम करने के बाद वो शादी, क्या शादी रहेगी? नहीं रहेगी। या अगर लेडी को पता भी है कि ऐसे कुछ चल रहा है या वाइस वर्सा, वो क्या शादी है? आई मीन मैम, लेकिन क्या है कि जैसा सर ने कहा कि कुछ सोशल फैब्रिकेशन इस तरह के हो गए ना, वो गाने जिसमें दिल तो है, दिल का क्या कीजिएगा, बट ये ओवर टाइम हुआ है। आप देखिए, दिल का क्या एतबार कीजिए, तो एक जेंडर जब नॉर्मलाइज हो गई है काफी चीजों को, एग्जैक्टली जेंडर जब एक जेंडर एक्चुअली women have been oppressed over time, now they are voicing it. Right now is the era where there ये फॉर्म है मैम वॉइस करने का। देखिए, rebel can come in different forms and manner. रिश्तों को ताक पर रखकर रिबेलियन, आप अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, आप पति को छोड़ दे रहे हैं। तो वो प्रोवोकेशन किस एक्सटेंट का है, आप और मैं यहाँ खड़े हुए नहीं बता सकते हैं। वो रिश्ता क्या था, उसके बीच में क्या कठिनाइयां थी, वो आप और मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकते। समझ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट मैं इसको, आप कानूनी तौर पर समझ रही हैं, आपने बहुत स्टडी की होगी, मैं इसको हमारे समाज के लिहाज से समझना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर सास अपने दामाद के साथ भाग रही जी, तो उसकी, मैं कहता हूँ 20 साल उसकी परेशानी रही हो, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। आप दामाद के साथ भाग गए तो आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये मानसिकता की भी बात है, मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ। पति से अलग हो सकते हैं। एक बात समझिए कि अगर उस बेटी की शादी हो गई होती और फिर सास का जिंदगी भर अफेयर चलता रहता तो ज्यादा मुश्किल थी उस बेटी के लिए। तो बेहतर है कि वो पहले ही बच गई, शादी से पहले बच गई वो लड़की। कि 3 साल हो गए थे शादी के,
और लड़के का पिता और लड़की की माता दोनों समधी समधन है और दोनों का अफेयर चल रहा है और अब दोनों भाग गए। खैर, मैं आपके पास आऊं, एक बताते बताते थक जाऊंगा, ये किससे रुकेंगे नहीं। तो रुकने के लिए क्या करना होगा कुछ जी? कानून एकमात्र विकल्प कुछ लोग मानते हैं, सामाजिक जागृति भी जरूरी है, लेकिन क्या कुछ कानूनी दायरे ऐसे बनने चाहिए जो महिलाओं को भी फिजिबल लगे या फिर जो दूसरे पार्टनर को चूज करा उसको भी फिजिबल लगे और वो इजीली मूव ऑन कर सके बिना हत्या किए या बिना कोई क्राइम किए? देखिए, अभी जो कानून है, कानून वही बनाने चाहिए जो लागू हो सके। सबसे पहले तो जो कानून है उसकी डेफिनेशन जो है हर बारी इस कोर्ट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे रेप का बहुत मिसयूज हो रहा था, गर्लफ्रेंड्स का ब्रेकअप हो गया बॉयफ्रेंड से, फिर पता लगा शादी का जाके झांसा दे के प्रॉमिस टू मैरी में। तो सुप्रीम कोर्ट से लेके फिर सब कोर्टों ने उसमें एंटीसिपेटरी बेल देना शुरू कर दिया। तो अब जो सिचुएशन आ गई है, कानून जो आ रहा है, अब जो मोरालिटीज हैं वो पहले हमें अपने में लानी पड़ेगी। आप दुनिया जहाँ के कानून बना दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस मेरे मन में अगर कुछ है। मैं आज अपनी मन में अगर मैं अपनी वाइफ को धोखा देने के लिए मैं कुछ करूं और मैं परिवार से अलग होकर कुछ करूं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, मैं बात सिर्फ लॉ नहीं, आपकी अंतरात्मा भी वो चाहिए। देखिए, लॉ एक में मैं बता देता हूं, लॉ डेटरेंट जो होता है, जिसको कहते हैं कि हम डराने की बात है। आज की डेट में डर कौन है? मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं कहूंगा भी मैं आपकी बेल करा दूंगा, आप छोड़िए। तो जो हौसला देने वाले हैं वो हम वकील ही हैं। कोई हम उस साइड से खड़े होते, कभी उस साइड से खड़े होते। तो आप, ये हमारी ड्यूटी है। पर सर, लॉ में तो सबके लिए विकल्प होते हैं, तो आप उन विकल्पों को ही तलाशते हैं। विकल्प है, कानून जो है ना, ये लेजिस्लेशन का काम। ठीक है, ओके रुद्र, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत और सारे पैनलिस्ट ने बोला कि कानून से कुछ नहीं होगा। देखिए, कानून अगर नहीं है तो सारे कानून किताब को जला देनी चाहिए, कानून रखना नहीं चाहिए, छोड़ दो, बढ़िया मस्त। एक राहत साहब का एक शेर है कि जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालतें बिगाड़ देती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सजा जब तक नहीं होगा, खौफ नहीं होगा मन में, ठीक है, एक मानसिकता, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपनी अलग चीज है, उसकी भी अपनी, हमारे खासकर हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व है इस बात का। लेकिन लॉ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि लॉ है लेकिन उसका डर होना चाहिए। नहीं, लॉ है। आप जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं लॉ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉ नहीं है। कि लॉ होने से क्या हो जाएगा? आपने कहा लॉ में तमाम कानून होगा तभी तो उसका इन्फोर्समेंट होगा। कानून नहीं रहेगा तो इन्फोर्समेंट आप किसका कराओगे? आज कोई लॉ नहीं है तो इन्फोर्समेंट आप किसका कराएंगे? सब लोग ये बोल रहे हैं कि इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। Everyone is forgetting that. आप बताइए, आप प्रैक्टिस करते हैं, डाइवोर्स लेने के लिए कितने साल लग जाते हैं? एक क्लाइंट को डाइवोर्स अरे आप म्यूचुअल कंसेंट में 6 महीने म्यूचुअल एग्रीड होंगे तब दूसरे का कत्ल क्यों करेंगे? अगर आई एम सॉरी टू से नहीं होना चाहिए। हमारी जो बातचीत है उसके अंदर 6 महीने का आपका वेटिंग पीरियड भी वेट कर देती है। वो ठीक है, एक करके आई एम सॉरी भैया, नाउ आई कैन इंटरप्रेट व्हाट द अदर इज सेइंग। देखिए, मैं वही अपनी बात को यही कंक्लूड करूंगा कि मोरालिटी बिल्कुल बहुत सही बात है और हमारे समाज में, हमारे बहुत पुराने समाज से मोरालिटी की ही बात होती थी, लेकिन दंड की भी व्यवस्था, कानून की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कानून बनना ही चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। और वो जो उसमें खामियां थी 497, उस खामियों को दूर करके दोनों तरफ से करके उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सिर्फ एक पॉइंट पे लॉ बनने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस वजह से हो रहा है। तो अगर ये रेगुलर मर्डर्स हो रहे हैं तो इसके पीछे जो जो मंशाएं हैं, जो जो मोटिव्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए और फिर ये देखना चाहिए कि अल्टीमेटली इसका जो मोटिव है कहां जाके रुक रहा है और किस वजह से ये क्राइम्स हो रहे हैं। और फिर उस वजह पे जब प्रॉपर डिटेल्ड लॉ बनता है तो उसको रोकना ज्यादा आसान होता है, बजाय कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप अलग अलग लॉ बनाएं। वो जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इंक्लूसिव बने। तो आपको, मैं तो ये फिर इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट शी इज रेजिंग, जेंडर न्यूट्रल एंड जेंडर इंक्लूसिव। दर्शक हैं, उन्होंने भी बोला कि फिर इस हिसाब से तो पुरुषों के लिए भी कानून बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनने बिल्कुल बनने चाहिए। हम में से ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ऐसा पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए। द होल पॉइंट इज कि जो लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यही इक्वालिटी नहीं थी तो ये सेक्शन 497 स्टैंड नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर फ्लॉज को और क्लॉज को दुरुस्त करके अगर इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। आप लोग कम से कम इस बात पर 100%। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो समाज में एक नैतिकता वाला फैक्टर आप में से भी किसी को भी नहीं छोड़ना है। तमाम दर्शकों का और जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।